तेरी मेरी कहानी है के अंतर्गत आज प्रस्तुत है मेरी अर्थात रविंद्रकांत त्यागी की कहानी। इंसान को तमंचा बनते देखा है कभी? तब झारखंड नहीं बना था। मैं नया नया इंजीनियर बनकर बिहार के इंटीरियर में एक डैम के निर्माण की नौकरी में पहुंचा था। एकदम अलग क्षेत्र और अलग वातावरण। नदी के उस पार विशाल जंगल और इस पार एक छोटा सा गांव था। असमानता, गरीबी और भुखमरी से जूझता हुआ बिहार और झारखंड। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से एकदम अलग वातावरण, अलग भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज। किंतु इसके उपरांत भी लोगों के भलेपन का कहो कि भोलेपन का और दीन दुनिया की दुनियादारी से दूर होने के कारण कोई असुविधा नहीं होती थी। विपन्नता का तो ये आलम था कि लोग मात्र एक कटोरी भात के बदले बेगार करने को तैयार हो जाते थे। एक दिन साइड पर काम करने में मगन था कि पीछे से किसी ने बुशर्ट का कोना खींचा। वो एक लगभग 12 साल का लड़का था। मैले चिथड़े हो गए कपड़े, कुपोषण से धंसी हुई आंखें और बेनूर सा चेहरा। क्या है? काम करने दो भाई, क्या चाहिए? भीख भीख मैं नहीं देता, चल भाग यहां से। मैंने रूखेपन से कहा, भीख नहीं बाबू, काम चाहिए। उसने मासूमियत से कहा, अबे अपनी शक्ल तो देख ले, नाक पोंछने का सहूर नहीं है और काम करेंगे। तो मैं कल आऊं बाबू साहब, मेहनत करूंगा, काम करूंगा। अरे बड़ा जिद्दी है रे नालायक, चल भाग यहां से। तू बच्चा है अभी, निकले हैं काम ढूंढने। अबे कोई बड़ा नहीं है घर में कमाने वाला? मेरी वही मेरठ की ठेठ भाषा। बाप था साहब, अब नहीं है। ओह, तो कोई और तो होगा। माँ है साहब, कभी कभी काम मिलता है, पर पर क्या? अरे माँ काम करती है तो घर का गुजारा तो उससे चले ही जाता होगा ना। अच्छा चल काम करने दे मुझे, मैं सरकारी नौकर हूं तो ये कहाँ से काम दूं, मैं खुद नौकरी करता हूं। ठेकेदार माँ को काम देता है कभी कभी, पर सोने को कहता है। सोने को कहता है तो अरे क्या बोलता है रे? सोना मतलब वैसा? अरे, मैंने पहली बार उस बालक की ओर गौर से देखते हुए कहा। इस बार आत्मविश्वास और स्वाभिमान से उठी हुई उसकी निगाहें लज्जा से नीचे झुकी हुई थी। अरे काम देने को कुछ नहीं होता हमारे पास भाई, सरकार देती है, ठेकेदार देता है, हम तो इंजीनियर हैं। भूखा है क्या? चल तुझे चाय पिलाता हूँ टपरी पर। मुफ्त में? माँ कहती है मुफ्त में कुछ नहीं होता, कीमत चुकानी पड़ती है। अबे चल, छोटी उम्र में टपर टपर जबान चलाता है। मुझे भी पीनी है चाय, चल तुझे भी पिलाता हूँ। मैंने उसे चाय के साथ एक बंद खिलाकर भेज दिया। उसके बाद बहुत दिनों तक वो लड़का दिखाई नहीं दिया। मेरे भी याद रखने का कोई कारण नहीं था। न जाने कितने बच्चे बड़े रोज मिलते हैं, रोजमर्रा के तनाव में मैं उसे भूल भाल गया। बड़े दिनों के बाद एक दिन सीधे ऑफिस में चला आया। उसके हाथ में कपड़े की एक पोटली सी थी। बिना कुछ बोले मेरी टेबल पर रखकर खोलने लगा। मैंने घुर्रा कर कहा, क्या है भाई, क्या खोल रहे हो? वो बिना मेरी आवाज़ सुने अपना काम करता रहा। पोटली के भीतर से एक मिट्टी के कुल्हड़ में बैंगन का भरता जैसी कोई सब्जी और तेंदुपत्ता में बंधी हुई 4 बाटी गरम भाप उड़ाती हुई बाहर निकली। चोखा बाटी लाया हूँ साहब, माँ ने भेजा है। गांव भर की औरतें कहती है कि मेरी माँ जैसे चोखा बाटी कोई नहीं बनाता, तो मैं माँ ने आपके लिए भेजा है, मैं आपके लिए ले आया। अरे भाई, इसकी कहाँ ज़रूरत थी? अच्छा मैं खा लूँगा, तुम जाओ। क्या नाम बताया था तुमने? मैंने तो आज तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। मणि, मणिशंकर नाम है हमारा बाबू। और वह मुड़कर जाने लगा। मैंने पीछे से देखा कि उसकी पीठ पर फटी कमीज के 2 भागों की एक पतली सी पट्टी ही उलझाई हुई थी, अन्यथा दूसरा भाग
टूटकर नीचे गिर गया होता। अच्छा सुनो, तुम्हारे पिताजी को इस उम्र में क्या हो गया था? दारू वारू पीते थे क्या? तुम्हारे यहाँ तो शराब वराब का बहुत। उसने एक बार मुड़कर मेरी ओर देखा। क्रोध में उसकी आंखें लाल हो गई थीं। फिर कुछ सहज होकर बोला, कोयले की खदान में काम करते थे, वहीं मर खप गए। माँ कहती है कि देह भी नहीं मिली। ठेकेदार वहीं खदान में दबा देता है या नदी वदी में फेंक देता है। इससे मुआवजा नहीं देना पड़ता ना साहब? अरे सुनो, तुम कोई मेहनत मजदूरी क्यों नहीं कर लेते भाई? 12-13 साल के हो गए हो। बम्बई पंजाब जाना पड़ता है, माँ भेजती नहीं। यहाँ काम करता हूँ ना साहब, दाल भात मिल जाता है। यहाँ काम करते हो? अरे क्या काम करते हो भाई? मैं और माँ रेलवे के किनारे कोयला बीन लेते हैं, रोटी मिल जाती है, पर कभी कभी पुलिस डंडा मारती है। मैं तो भाग जाता हूँ, पर माँ को बड़ी जोर से लगा एक दिन। उसने बच्चों जैसी मासूम हंसी हंसते हुए कहा। माँ को डंडा लगने की घटना को वो ऐसे बता रहा था जैसे कबड्डी के खेल में हार जीत का जिक्र कर रहा हो, जैसे ताकतवर को पीटने का और कमजोर को पीटने पिटने का विधान बनाकर ही विधाता ने दृष्टि की रचना की हो, और उस मासूम ने उसे ही नियति मानकर सहज स्वीकार कर लिया हो। फिर कभी वो पके हुए शहतूत लिए चला आता, कभी महुआ के फूलों की सब्जी, कभी कैत के फल, तो कभी घर में बनाई ब्याई हुई गाय के दूध की खीस। इस अभाव के जीवन के उपरांत भी बढ़ती उम्र में उसका वनवासी शरीर बलिष्ठ होता जा रहा था। ऐसे कठोर जीवन में भी उसके चेहरे पर एक निष्पाप सी मुस्कान रहती थी। न जाने क्यों उस पर बड़ा वात्सल्य सा आता था, और कभी कभी उसकी विपन्नता पर दिल में बड़ा रहम भी आता था। कई बार मन करता कि काश मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ, मगर कुछ हो ही नहीं पाता था मुझसे। फिर वो नहीं आया, बहुत दिनों तक नहीं आया। 2-3 साल गुजर गए, मेरी भी प्रमोशन हो गई और काम बढ़ गया था, तो व्यस्तता में कभी उसे याद करने का कोई कारण भी नहीं था। एक दिन दरवाजे पर आवाज़ आई, प्रणाम बाबू साहब। इंसान शक्ल भूल जाता है पर आवाज़ नहीं भूलता। मैंने कहा, अरे इतने दिनों कहाँ रहा मणि? बड़े दिनों बाद दिखाई दिया। अरे जवान हो गया है, मूछें ऊँछे निकल आई हैं। वहाँ काम लग गया है साहब, बड़ा काम है, पर थोड़ा छुप छुपा कर रहना पड़ता है साहब। अरे ऐसा कौन सा काम मिल गया तुझे जिसमें छुप कर रहना पड़ता है भाई? कोई 2 नंबर का काम तो नहीं करने लगा? अरे नहीं बाबू साहब, एकदम पक्का काम है और पैसा भी टनाटन। एक भूइहार को मार दो तो 200 रुपये देता है और ठाकुर का 350 रुपये। लाला को टपका दो तो 400। एकदम नगद टनाटन। उधार विधार का काम नहीं है बाबू। मार दो मतलब? मार दो? क्या 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 कह रहे हो तुम? मेरी आंखें फैल गईं। मैंने उसकी ओर गौर से देखा। आज भी उसके चेहरे पर वही वनवासी सरल मुस्कान थी। गोली मार दो जी, और क्या? उसने एकदम सहज भाव से कहा। मतलब हत्या? और तुम मार देते हो? तुम हत्या कर देते हो? तब उमे का है बाबू, काम है, पैसा मिलता है, और अपना तो न गोली न बंदूक, सब वही देता है साहब। जंगल वाला साहब है ना। और उसने एक लंबी नाल का देसी कट्टा निकालकर मेरी टेबल पर रख दिया। अरे ये सब तो बड़ा संगीन अपराध कर रहे हो तुम। अरे मणि, तुम्हें क्या हो गया है? जुर्म है, किसी दिन धरे जाओगे पुलिस में या मारे जाओगे, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। क्या कर रहे हो तुम? अरे बाबू साहब, जिंदगी है ना तो पेट तो भरना ही पड़ेगा, वरना मौत से भी बदतर होती है ये जिंदगी। कभी देखी है भूख आपने? पेड़, पत्ते, कागज, कलम, हथौड़ा, फावड़ा, और ये बंदूक है ना, सब में रोटी दिखाई देती है। फिर थोड़ा रुककर और सहज होकर हंसता हुआ उत्साह से बोला,
साथ में एक दो अपने काम में निपटा लेता हूँ साहब। गोलियों का हिसाब नहीं मांगते जंगल वाले बाबू। एक दिन वो जो ठेकेदार रहा ना, जो माँ को सोने को कहता था, निपटा दिया साहब। फिर वो कुछ सोचता था, चुप रहा। थोड़ी देर में दोबारा बोला, काम बहुत है साहब, कितना भी करो, जितना मर्जी कमाओ, कितने भी मारो, कितने पैसे कमाओ। देखिए ना बाबू साहब, ये पर्चा दिया है, जितने नाम लिखे हैं किसी को भी मार दो और पैसे ले जाओ। कितना सरल काम है ना। पर पर तुम मुझसे पूछता क्यों नहीं? क्यों मरवाते हो लोगों को भाई? किसी का जीवन लेने का इस तरह ये कोई व्यापार हुआ भला? वो कहता है कि तुम्हारा जिंदगी यही लोग खराब किए हैं, इनको निपटा देंगे तो सब बराबर हो जाएंगे। हमको भी हर बैल मिलेगा, जमीन मिलेगी, बड़े बड़े मकान मिलेंगे। फिर वो जमींदार है ना, जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है, वो हमारी चाकरी करेगा। वो हमसे नीचे होगा और हम ऊपर होंगे। ये बात जंगल वाला साहब समझाता है। तो तुम्हें कोई पर्चा दिया है, उसमें नाम दिए हैं किस किस की हत्या करनी है? अरे दिखाना वो पर्चा, किस किस का नंबर लगा है भाई? मैंने कांपते हुए हाथ से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। बिना झिझक के उसने एक पर्चा मेरी ओर बढ़ा दिया। गांव का प्रधान ठाकुर फत्ते सिंह, दूसरे नंबर पर साहूकार करोड़ीमल, और तीसरे नंबर पर पेन से क्रॉस लगा हुआ है। तीसरे नंबर का नाम काट क्यों रखा है भाई? ये किसका नाम है तीसरे नंबर पर? और ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है, 15 लोग, किसी को भी मार दो और तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ नाम हम ही काटे हैं बाबू। अरे काट क्यों दिया? किसका किसका नाम था तीसरे नंबर पर? आप तो हमारे दोस्त हैं ना बाबू, बचपन से। आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। क्या क्या? तीसरे नंबर पे मेरा नाम था? पर भाई मेरा नाम क्यों? मेरा क्या बिगड़ा है उनका? मैं ना जमींदार हूं ना साहूकार हूं, मेरा मेरा नाम क्यों था भाई? वो जंगल वाला साहब बोलता है, आप भी जंगल के दुश्मन हैं। जंगल हमारा है ना बाबू। न हमको बांध चाहिए, न हमको नहरें चाहिए, हमको अपना अछूता जंगल चाहिए बाबू। इसीलिए आपका नाम लिखा हुआ है। दरवाजे पर पहुंचकर वो एक बार रुका। उसने अपना हाथ कंधे पर लटके थैले में डाला। मेरा हलक सूख गया। न जाने दुनिया के सबसे हत्यारे साम्यवाद के मानसिक बीमारों ने इस भोले भाले लड़के का कितना ब्रेन वॉश कर दिया हो। थैले में हाथ डालकर बम निकालेगा क्या? हमारे ऑफिस पर बम फेंक कर जाएगा क्या? उसने थैले में से एक शीशे की बोतल निकाली। उसमें शहद भरा हुआ था। बड़ी मधुरता से बोला, आप दोस्त हैं बाबू साहब, गहरे जंगल से लाए हैं आपके लिए। फिर कुछ पल सोचता सा खड़ा रहा। एक लंबी सांस ली, जैसे भीतर की उथल पुथल को कोई किनारा दे रहा हो। सहज सा होकर बोला, आप चले जाइए बाबू साहब, ये नक्सलवाड़ी का काला सांप आपको डस जाएगा बाबू साहब। चले जाइए ये इलाका छोड़कर, इसी में आपकी भलाई है। और तेज कदमों से वो बाहर निकल गया। मैं एक कमज़ोर सा आदमी अगले ही दिन बीवी बच्चों के साथ वहाँ से पलायन कर गया था। आज न जाने किस हाल में होगा मेरा दोस्त मणिशंकर। क्या पता पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया हो या हिंसक माओवादियों के किसी खूनी षड्यंत्र की भेंट चढ़कर काल के गाल में समा गया हो, या
इंसानों की खोपड़ी का सौदा कर रहा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।